सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय कृषि और साथ ही साथ बिहार का कृषि मैं कवर करने जा रहा हूं। और ये बीपीएससी 67th का एग्ज़ाम हो या 68 मेंस हो या 69th मेंस हो या अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम बीपीएससी का अगर होगा तो ये मेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, खास करके इंडियन इकोनॉमी में। तो इसलिए ये वीडियो आज मेरा आ रहा है। हालांकि इसके पहले मैं जो है इंडियन इकोनॉमी का लगभग 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल आंसर डिस्कस कर दिया हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। उसका ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो उस वीडियो को नहीं देखे वहाँ भी देख सकते हैं। और ये आज से जो है ना इंडियन इकोनॉमी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी चैप्टर होगा, चाहे इंडियन एग्रीकल्चर होगा या इंडस्ट्री होगा या जो प्लानिंग होगा, जो भी लगभग 8-10 वीडियो मैं बना दूंगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें कि आपका एक भी क्वेश्चन मेंस में इंडियन इकोनॉमी से नहीं छूटेगा। जिस तरह से मैं हिस्ट्री का वीडियो बनाया, इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार का हिस्ट्री का, फिर इंडियन पॉलिटी का वीडियो बनाया हूँ, उसी तरह जो है ना आपको ये इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा। हालांकि अभी इंडियन पॉलिटी का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, वो भी मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि अभी सीडीपीओ का एग्ज़ाम है और भी कुछ मेंस एग्ज़ाम बीपीएससी में भी कुछ दिन के अंदर होने वाला है। तो इसलिए सोचा क्यों नहीं इंडियन इकोनॉमी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारा कॉल या मैसेज आ रहा है कि नहीं कम से कम कुछ टॉपिक अच्छे से और करा दीजिए। तो उसी के पर्पज़ से आज का ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें और बता दूं कि जिनको 67th मेंस देना है उनके लिए 1 नवंबर से छठ पूजा के बाद जो है 1 नवंबर से 50 दिन का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो रहा है शुरू, जिसमें कि जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हम कराएंगे। और जिनका एलएसडब्ल्यू या हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑप्शनल हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या उस प्रोग्राम में किया जाएगा। और मेरा उसमें कोशिश रहेगा कि 50 दिन में आपका लगभग जीएस में लगभग जो है ना आपसे 100+ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और बाकी डेली 1 या 2 डीआई का भी प्रैक्टिस ग्रुप में कराया जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो ऑलरेडी पहले से ग्रुप चल ही रहा है, तो जो उसमें जुड़े हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी है। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर अगर आप टॉपिक देखिएगा बीपीएससी में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिएगा, पता चलेगा कुछ क्वेश्चन कॉमन पूछते हैं, जैसे कि कृषि की समस्या, उसका क्या उपाय है, भारतीय कृषि में क्या उत्पादकता है, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, WTO के मुद्दे, MSP, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि में बिहार को लेकर पूछता है, फिर बिहार सरकार के क्या प्रयास हैं, जैविक कृषि, लैंड पैटर्न क्या है। तो ये सब जो है ना कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो कि कई बार प्रीवियस ईयर में या अपकमिंग एग्जाम में बीपीएससी इस टॉपिक से पूछ सकता है। तो हम जो यहाँ पे लिखे हैं मोस्टली उसी सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो एक और वीडियो हम बना देंगे, जिसमें कि क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर का बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इन सब टॉपिक को हम इसमें कवर करेंगे। और ख़ास करके मेरा कोशिश रहेगा आपको जो भी चीज़ बताया जाए वो टू द पॉइंट बताया जाए। और एक तरह से समझिए जो मेरा लेक्चर अभी है वो एक तरह से समझिए पूरा का पूरा एक मॉडल आंसर ही है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने पास पेन रखिए और कॉपी लेके बैठिए, तभी आपको ये वीडियो जो है ना 100% हेल्पफुल होगा, नहीं तो अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर से बोल देता हूँ कि जब भी कभी मेरा वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको बातों को नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी जो इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में देखिए मैं 2-3 भूमिका आपके लिए लिख के लाया हूँ। जैसे कि पहले मैं बताया था कि अभी भी कुछ लोगों का कॉल आता है कि अभी भी जो है ना हम इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि चाहे मैं मॉडल आंसर बताऊँगा आपको या मेरा जो भी वीडियो आता है मेंस के रिगार्डिंग, उसमें मैं काफ़ी बारीकी से बताता हूँ कि कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए,
कैसे जो है अंतिम में निष्कर्ष लिखा जाए। तो उसी में देखिए अगर आपको एग्रीकल्चर या कृषि का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें देखिए भूमिका आप क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में बार बार बोलता हूँ, कुछ कुछ आपका फैक्ट या डेटा होना चाहिए। जब तक आप इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन में फैक्ट एंड डेटा नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि नंबर आपका एवरेज मार्किंग हो जाए। मैं जो प्रीवियस अपना जो 63rd का जो RTI कॉपी दिखाया हमको इकोनॉमिक्स में, हर एक में 22 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि हमने उसमें डेटा और कुछ ना कुछ फैक्ट का यूज किया है। इसलिए आपको डेटा यूज करना ही पड़ेगा अच्छे नंबर पाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं भूमिका क्या सिंपल सा देखिए 4-5 लाइन का लिख के लाया हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत व विकास के लिए कृषि महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह GDP में लगभग 8.8, ये इस बार का डेटा है 2022 का जो सर्वे बजट में कहा गया है, ठीक ना। निर्यात में 13%, रोजगार में लगभग 50% योगदान करता है। कोविड-19 महामारी के संकट के दौरान भी कई अन्य क्षेत्रों में केवल कृषि ही एक ऐसा जीवंत क्षेत्र बनकर उभरा जिसमें सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। ये सेम टू सेम जो है ना आपका जो है बजट का लाइन है, इसको मैं वहीं से लिया हूँ, ठीक है। तो आप देखिए आप ऐसे करके जो है ना चीज़ों को लिख सकते हैं। या दूसरा देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं कि दूसरा भूमिका अगर लिखना आपको तो ऐसा लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि 50% प्रत्यक्ष या 70% अप्रत्यक्ष लोगों के जीवन निर्वाह का साधन है। भारत के लिए कृषि का महत्व न केवल खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, उद्योगों के लिए कच्चे माल, निर्यात संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरन यह महिला सशक्तिकरण, गरीबी निवारण, धारणीय विकास को भी सुनिश्चित करने का बड़ा प्रमुख साधन है। अब देखिए ये जो मैं भूमिका लिखा हूँ, हमने कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं। तो अगर आप ऐसे भूमिका अगर स्टार्ट करेंगे, एग्जाम को लगे नहीं जो भी कंटेंट ये यूज करेगा अच्छा ही करेगा। और देखिए मैं बार बोलता हूँ हमेशा भूमिका 4 से लेके 6 लाइन के बीच में लिखिए। अभी भी कई लोग क्या करते हैं पूरा एक पेज इंट्रोडक्शन में लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको भूमिका सीखिए यहाँ से, कैसे मैं बता रहा हूँ यही आपको लिखना है एग्जाम में। आगे देखिए अब आगे क्या लिखा हूँ कि परंतु कम उत्पादकता, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, सार्वजनिक निवेश की गुणवत्ता का कमजोर होना, आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन, कृषि साख की समस्या, दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन प्रणाली, भूमि सुधार की समस्या, तकनीक व कौशल का अभाव आदि के कारण भारतीय कृषि अभी भी क्या हुआ है, पिछड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होता है और देशों के कंपेयर में, जैसे अमेरिका या अन्य देशों के कंपेयर में कर सकते हैं। अभी हमारे कृषि लगभग मानसून पर ही डिपेंड, इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय कृषि में मानसून के साथ जुआ खेलते हैं हम लोग। फिर जो यहाँ पर निवेश कृषि में बहुत कम है। उसके बाद जो हमारा जो परिवहन या और भी सिंचाई की सुविधा काफ़ी कम है। कृषि साख मतलब कि किसानों को सही से लोन नहीं मिल पा रहा है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP जो है उसका भी सिस्टम सही नहीं है। और जो भूमि सुधार कार्यक्रम जो अभी भी नहीं हुआ, अभी कई लोगों के पास लैंड है ही नहीं। और टेक्नोलॉजी या कौशल का भी अभाव है हमारे कृषि में, कृषि का काफ़ी पिछड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे करके अगर आपको एक फ्लो चार्ट बनाना हो, ऐसे करके आप समस्या को दिखा सकते हैं। अब देखिए कृषि में क्या क्या समस्या है, आर्थिक समस्या अलग है, तकनीकी अलग है, संस्थागत अलग है, राजनीतिक समस्या भी कुछ है और कुछ प्राकृतिक समस्या है और कुछ अन्य समस्या को आप ऐसे फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आइए कि जो है ना ये तो हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ कि जो है क्या हमारे कृषि का हमारे इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, तब इसके हम समस्या को देखेंगे। और यहाँ देखिए मैं टू द पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या इसका महत्व देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या इंपॉर्टेंट या महत्व। तो पहला देखिए महत्व क्या है कि एक तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए क्या महत्व है, प्राइमरी सेक्टर के लिए क्या महत्व है कि ये अनाज और खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करता है। दूसरा कहीं ना कहीं पशुपालन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पशु जो भी चारा खाएगा कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रों के लिए जो कच्चे माल, उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, चाहे गन्ना हो या कपास हो या जो भी छोटे लघु कुटीर उद्योग है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, यहीं से आता है। फिर जो टर्सरी सेक्टर जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, अब वो बैंकिंग है या शेयर बाजार है या परिवहन है, उसको भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। किसान लोन लेते हैं, किसान बैंक से जब लोन लेते हैं बाकायदा उसका ऋण चुकाते हैं, तो इससे बैंकों को क्या होता है, फ़ायदा होता है। फिर शेयर बाजार को भी फ़ायदा होता है। और ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई किसान अगर खेत से लेके बाज़ार तक में कुछ ना कुछ तो कच्चे माल या निर्मित माल को कहीं ना कहीं अप डाउन तो करेगा ही ना, इसका मतलब कहाँ ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट भी होगा। अगला इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे GDP में लगभग जो है ना
लगभग अभी तो 18%, लेकिन हाँ आप इसमें लगभग 15 से लेके 18% तक जीडीपी में क्या है इसका हमारा रेशियो है। फिर अगर रोजगार की दृष्टि से बात किया जाए तो कृषि का लगभग 50% रोजगार में है। फिर 140 करोड़ भारतीय लोगों को ये खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कोविड-19 के टाइम में जब सब इंडस्ट्री फेल था, जब सब सेक्टर बंद था, एक कृषि वो सेक्टर था जो अपना काम कर रहा था और उसी ने अधिशेष उत्पादन दिया, जो कि आज हम इतने बेहतर स्थिति में हैं। और ये घरेलू व्यापार में भी इसका इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल व्यापार में भी, निर्यात में भी हम इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप ऐसे देखिए, क्योंकि अभी बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 400 वर्ड में आपको आंसर मोटामोटी लिखना है, 400 से लेकर 450 वर्ड में लिखना है, और एक ही क्वेश्चन लगभग 3 से 4 डायमेंशन रहता है। 3 से 4 डायमेंशन रहने का मतलब ये है कि आपको हर एक डायमेंशन को लगभग 80 से लेके 120 वर्ड के बीच में लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई कृषि की क्या समस्या, इसका क्या महत्व है, सरकार के द्वारा किए गए उपाय का चर्चा कर, आपको सब में 100 वर्ड लगभग लिखना है। तो अब इतना जो मैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बताएं ये आपके लिए सफिशियंट है। आप इसी को अब जो है थोड़ा सा लैंग्वेज दे सकते हैं, नहीं तो अगर इतना भी अगर लिख देंगे तो सफिशियंट है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये है कि हमारे कृषि का तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब देखिए इसका हमारा विशेषता क्या है, हमारे कृषि का क्या फीचर्स है, ठीक है। देखिए कई लोगों को होता है कि नहीं इम्पोर्टेंस फीचर्स में अंतर समझ में। देखिए इम्पोर्टेंस और विशेषता में अंतर है। देखिए विशेषता अगर मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए सिंपल सा बात ये समझिए कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक ना, तो मोबाइल फ़ोन का देखिए अगर उसका मैं पूछूंगा विशेषता क्या है, फीचर्स क्या आपके स्मार्टफोन का, तो क्या बताइएगा, कितना स्क्रीन है, स्क्रीन कितना साइज़ का है, उसमें कितना GB रैम है, कितना मेमोरी है, या उसका कितना पिक्चर अच्छा क्वालिटी है, ये आपके मोबाइल का विशेषता या फीचर्स हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि आपके उस मोबाइल का क्या इंपॉर्टेंस है, आप ही बोलिएगा उसका हम पिक्चर खींच सकते हैं, उसमें हम कोई अपना डेटा सेव कर सकते हैं, किसी से हम बात कर सकते हैं, ये उसका क्या इंपॉर्टेंस हो गया। इसलिए फीचर्स और इम्पोर्टेंस के अंतर को समझिए, क्वेश्चन यही से पूछता है आजकल मेंस में। तो देखिए कृषि की विशेषता हमारे इसका पहला तो यही है कि हमारा एक निर्वाह कृषि, निर्वाह मतलब कि हम लोग मैक्सिमम जो है अपने खाने के लिए अभी भी अनाज उपज कर रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ कृषि में क्या जनसंख्या का काफ़ी दबाव है। परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग भी खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता 2 लोगों की है, तो छिपी बेरोजगारी है। हमारी कृषि अभी वर्षा पर क्या है निर्भर है। अभी भी हमारे यहाँ जो मेनली जो विशेषता है, हम लोग खाद्यान्न का ही उत्पादन करते हैं, वाणिज्यिक फसलों का कम करते हैं। हमारे यहाँ फसलों की विविधता आप देखिएगा, नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक जो भी है ना, अलग अलग तरह के गेहूँ, मक्का, चावल, गेहूँ हम लोग फसल लगाते हैं। और हमारे देश की कृषि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम 50% भूभाग पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। हमारे यहाँ लघु और सीमांत किसान ज़्यादा हैं, लगभग 80% के आसपास। और अभी भी हमारे यहाँ परंपरागत विधि से खेती होता है, जिसमें हम लोग कुदाल, हाथ का ही प्रयोग करते हैं। ये आप इसका विशेषता लिख सकते हैं। आगे देखिए हमारे कृषि की क्या संभावना है। देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय या बिहार के कृषि की क्या संभावना है, क्या पोटेंशियल है, आगे इसका भविष्य में क्या स्कोप है, तो देखिए भविष्य में संभावना क्या है, तो आपको इसको कई अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिख सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी कभी आप कोई मेंस का आंसर लिखा तो इसको कई अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक कीजिए। अलग अलग डायमेंशन ब्रेक करने का मतलब सिंपल सा ये होगा कि कोई लीकेज होगा ही नहीं और आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और मेरा जो RTA कॉम पे आप देखिए, जो मैं भी जो आंसर लिखा हूँ बीपीएससी में, उसमें लीकेज छोड़ा ही नहीं हो, इसलिए हमको 22, 23, 24 नंबर क्या होता था, मिलता था। अब यहाँ देखिए कि भारतीय कृषि जो है कि संभावना आप क्या लिख सकते हैं। देखिए पहला तो ये है हमारे यहाँ भौतिक परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी है, मतलब कि अच्छी जलवायु, एक ऐसी जलवायु यहाँ पे है। आपको पता है हमारे यहाँ जो है ना ठंड से लेके गर्मी का मौसम होता है, किसी भी तरह के फसल को हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ उर्वर मिट्टी, आपको पता है गंगा का मैदान जो है सबसे बड़ा एरिया जो हमारे देश का है, उसका उर्वर मिट्टी है। नदी सिंचाई के लिए है और हमारे यहाँ समतल भूमि कोई कमी नहीं है। ये तो हो गया भौतिक परिस्थिति। यहाँ इस आधार पर हम जो है ना अपनी कृषि का विकास कर सकते हैं। अब आर्थिक संभावनाएं क्या है कि हमारे यहाँ बैंक अच्छे खासे हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना है, उद्योग भी है ताकि कच्चे माल की वहाँ पे खपत हो सकती है। सामाजिक संभावना क्या है कि हमारे यहाँ श्रमिक काफ़ी ज़्यादा, लेबर की कमी कोई हमारे देश में नहीं है। और जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि किसी भी कृषि के फसल का डिमांड हमेशा बना रहेगा।
और हमारे यहाँ भी हालांकि 30% ही लोग रहते हैं शहर में, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है 10 साल में लगभग 50% लोग शहर में रहना शुरू करें। और जब शहर में रहेंगे, शहर के लोग क्या करेंगे, या तो सर्विस सेक्टर में काम करेंगे या तो इंडस्ट्री में काम करेंगे। वो लोग तो खेती बाड़ी का तो काम नहीं करेंगे, मतलब उनको जो है ना कहीं जो अनाज कहाँ से मिलेगा, इसी कृषि से मिलेगा। तो शहरीकरण होने से कृषि की संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी। अब देखिए हमारे देश का जो अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क भी बन रहा है, रेल भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं कृषि के विकास को बढ़ावा देगा। और हमारे देश की सरकार की जो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कृषि के संभावना के लिए काफ़ी बेहतर है। तो ये भी एक इसको बनाता है। और कई सारे सरकारी प्रयास, सरकारी योजनाएं चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं किसानों को हौसला अफजाई कर रहा है। तो ये आपका हो गया कि क्या क्या संभावनाएं हैं कि हमारे देश के कृषि में। तो ये आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसी को आपको क्या मुश्किल से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इसमें आपको 100 वर्ड लिखना है। जितना मैं बोला उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बस खत्म हो गया। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए अब यहाँ पे मेनली हम आ रहे हैं कि हमारे देश में और बिहार के कृषि में क्या क्या चुनौतियाँ, अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दूंगा। अब देखिए मेनली क्वेश्चन जो बीपीएससी 63 में यही पूछा था कि भारतीय कृषि में क्या समस्या है या बिहार की कृषि में क्या समस्या है। देखिए समस्या हो, चुनौती हो, ये तो लगभग एक ही है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको भी हम कई अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके क्या करेंगे, लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे आर्थिक समस्या। ये देखिए भारत के लेवल पर है और ये आपका बिहार के लेवल पर है। देखिए पहला आर्थिक समस्या में पहला क्या है, औसत भूधारिता, मतलब कि हमारे यहाँ के जो किसान के पास मुश्किल से जो है ना, सबके पास एवरेज 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, ठीक ना। और बिहार में ये तो लगभग बहुत ही कम है, 0.67 हेक्टेयर एवरेज ज़मीन लगभग, मोटा मोटी लगभग आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसान, मतलब जिसके पास 1 या 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो लगभग 80% पूरे देश के लेवल पर है। और बिहार में तो ये लगभग 91% से अधिक, मतलब छोटे किसान कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके खेत बिखरे पड़े हैं। इतना कम छोटे खेतों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में अधिक कॉस्ट लग जाता है, मतलब कि टुकड़े होने की वजह से। अब हमारे यहाँ फसल तीव्रता का मतलब क्या है कि एक वर्ष में एक ही फसल पे हम कितनी बार फसल को उगा पाते थे। 136% आपका पूरे देश के लेवल पर है, हमारे बिहार में 144 है। शुद्ध जो सिंचित क्षेत्र मात्र 46% और बिहार में 50, जबकि और भी होना चाहिए। और किसानों की निम्न आय है, बिहार में तो मुश्किल से 50 से 55 हज़ार तक आय है किसानों की। अगला एक हो गया आर्थिक समस्या। अब हमारे देश में तकनीकी समस्या भी जो है ना बहुत बड़ी है। तकनीकी समस्या में पहला तो यही है कि आउटडेटेड हम लोग कृषि यंत्र का प्रयोग करते हैं, बिहार में भी यही स्थिति है। उच्च उत्पादकता बीज का महंगा होना, बिहार में यही स्थिति है। आधुनिक तकनीक ड्रोन या इस चीज़ का हम यूज नहीं करते, यहाँ भी यही कमी, हालांकि सरकार भी बढ़ावा दे रही है। अगला है संस्थागत, मतलब कुछ इंस्टीट्यूशनल कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कृषि ऋण नहीं मिल पाता है, अभी हमारे देश भूमि सुधार नहीं हो पाया है, अनाज भंडारण या विपणन की सुविधा नहीं है, मार्केटिंग नहीं, किसान बेच नहीं पाते। और बिहार में भी ये सब समस्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगला है पर्यावरण समस्या। जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय कृषि पर भी पड़ा है। तो बाढ़ सूखा यहाँ तो है ही लगभग, कभी वर्षा कम कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है। कीट खरपतवार की समस्या भी हमारे भारतीय कृषि को देखनी पड़ रही है। अन्य समस्या हम देखिए क्या क्या लिख सकते हैं अभी भी, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता कम है। कृषि पश्चात, जब फसल उग जाता है उसके बाद कैसे उसका भंडारण किया जाए, कैसे उसका खाद प्रसंस्करण उद्योग तक पहुंचाया जाए, ये समस्या है। और कृषि उत्पाद का उचित मूल्य अभी भी किसानों को नहीं मिला, और यहाँ भी समस्या ज्यों क्या त्यों बिहार में है। तो आप इतना करके जो 5-6 पॉइंट में समस्या को आराम से दिखा सकते हैं। अब आइए कि नेक्स्ट, ठीक है समस्या तो है, अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूरा बेहतरीन तरीके से आज़ादी से लेकर। देखिए मेरे क्लास का सिंपल सा मकसद ये है कि अगर आप ये क्लास अच्छे से पढ़ लेंगे, जो भी टाइम लगेगा, इंडियन एग्रीकल्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ लेकिन बस यही आपको इसका नोट बनाना पड़ेगा, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और अभी जब मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आप जब जाइएगा प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पे, लगे नहीं सब क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है।
अब आइए स्वतंत्रता के बाद कृषि का विकास की प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि 1947 जब मेरा देश आज़ाद हुआ और 1951-52 जब हमारी सरकार यहाँ देश में जब सरकार बनी, नई सरकार, तो नई सरकार ने क्या किया था, पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था हमारे देश में आज़ादी के बाद। तो पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना था, अब देखिए आखिर विकास कृषि का कैसे हुआ, उसका प्रक्रिया अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कृषि के विकास की प्रक्रिया को समझाइए या कृषि का क्या स्वरूप रहा है उसको समझाइए, तो आप देखिए कई तरह की चीज़ों को लिख देखिए। एक तो विकास हुआ पंचवर्षीय योजना में, दूसरा हुआ कई तरह की कृषि संबंधी योजनाएं आई और कई तरह की अलग अलग क्रांति भी आई है बिहार में। हरित क्रांति है या श्वेत क्रांति है, बहुत सा क्रांति है, ये सब कृषि से जुड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस दिया गया, पहला तो काम यही किया गया। फिर 1948 में ही जो है ना, इसके आज़ादी के जस्ट बाद जो है ना, हमारे देश में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसमें जमींदारी प्रथा खत्म किया गया था, हथबंदी चकबंदी सब प्रोसेस हुआ था। फिर 1961 में क्या हुआ था कि गहन जिला कार्यक्रम के तहत 7 जिलों में ना बेहतर कृषि उत्पादन के लिए कार्य हुआ था। फिर 1965-66 में लगभग 114 जिलों में गहन कृषि जिला को और विस्तार, पहले पूरे देश के 7 जिलों में से किया गया था, 1965-66 उसको बढ़ाकर 114 जिलों में कर दिया गया। और 1966 में क्या हुआ, इसी को कहा गया पैकेज प्रोग्राम या एक मुश्त योजना, जिसमें जो है ना इसी बैकग्राउंड में आपका हरित क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। ये जो 1966 में जो आपका जो ये जो एक मुश्त योजना या जो पैकेज प्रोग्राम दिया गया, इसमें किसानों को पैकेज के रूप में सिंचाई, संकर बीज मतलब हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, ऊर्जा, मशीन, कीटनाशक आदि दिया गया और इसी से हरित क्रांति की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। उसके बाद आपको FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसी में कृषि मूल्य आयोग का भी गठन हुआ था 1965 में, ताकि जो है ना MSP ये लोग घोषित कर सके। ये तो था 1990 के पहले का घटनाक्रम। अब देखिए जब उदारीकरण जब देश में अपनाया गया 1991 में, जब नई आर्थिक नीति हमारे देश में आया था, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, ये देखिए 1951 से लेके 1990 तक मोटा मोटी मान के चलिए कि हमारा देश जो है ना कहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी पर हम लोग ज़्यादा भरोसा करते थे। लेकिन 1990 में एक ऐसा संकट आया हमारे देश के सामने, आर्थिक संकट, जिसकी वजह से हमको अपने मार्केट को पूरी दुनिया के बाज़ार के लिए खोलना पड़ा। इसको कहा गया नई आर्थिक नीति के तहत ये सब किया गया था। हालांकि जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो वहाँ अच्छे से बताऊंगा। अभी सिंपल ये समझिए कि 1991 के बाद हमने अपने देश में आर्थिक विकास के लिए उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया था। तो इसको कहा गया उदारीकरण के बाद कैसे कृषि का विकास हो रहा है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। उस समय जो है ना, अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले उसमें 9th पंचवर्षीय योजना में हमारे देश की कृषि को कुल मिला के 4 जलवायु भाग में बांटा गया था। पहला कृषि जलवायु क्षेत्र में कहाँ था, पंजाब को शामिल किया गया, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इसमें उपाय क्या किया गया, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और पशुपालन को बढ़ावा। देखिए ऐसा क्यों हुआ, 1966 में जो हरित क्रांति लाया गया था पंजाब हरियाणा में, यहाँ पर्यावरण समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए 30 साल के बाद, लगभग 25 साल के बाद जो है ना, यहाँ पे जैविक कृषि या पर्यावरण को बचाने वाला कृषि स्टार्ट किया गया। इसको जलवायु क्षेत्र 1 में रखा गया। जलवायु क्षेत्र 2 में पूर्वी यूपी को, बिहार को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल को, असम को रखा गया था। और इसका उपाय क्या गया, क्योंकि यहाँ बाढ़ सूखा ज़्यादा आता था, इसलिए यहाँ पे जल प्रबंधन करके कृषि के विकास को बढ़ावा देने का प्लानिंग किया गया। तीसरे में रखा गया मेनली आपको मध्य भारत, जिसमें कि दलहन, तिलहन, अन्य मोटे अनाजों का खेती, जिसमें मध्य प्रदेश का इलाका मेनली आता है, ठीक ना। अगला चौथा रखा गया किसको, पश्चिमी घाट, केरला, कोंकण या हिमालय क्षेत्र को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को। यहाँ फल, सब्जी, मसाले के खेती पर ध्यान दिया गया था। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का आपका रोड मैप था। फिर क्या हुआ, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आया तो इसमें क्या हुआ कि क्षेत्रीय विशेषताओं को अपनाते हुए 5 नए प्रावधान को शामिल किया। मतलब कहा कि नहीं भाई, हमारे देश में अलग अलग एरिया का अलग अलग खासियत है कृषि के लेके, इसलिए हम क्यों नहीं, हम पार्टिकुलर क्षेत्रीय विषमताओं को, विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए फसल क्या करेंगे, उगाएंगे।
पहला क्या कहा गया कि फसल तीव्रता में वृद्धि किया गया, मतलब अब एक ही खेत पर कई फसल लाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। छोटे और सीमांत किसान पर अधिक फोकस किया गया, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराया गया, सहकारी कृषि पर ध्यान दिया गया। अब जो है ना खेतों को प्रयोगशाला से जोड़ दिया गया। मोदी जी हमेशा बात बोलते हैं कि कृषि को जो है ना लैब टू लैंड जोड़ने की आवश्यकता। देखिए उनका कितना अच्छा मतलब कि रहता है, लैब टू लैंड की बात वो करते हैं, मतलब कि अब जो है ना लैब में रिसर्च हो और उसको खेती से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। फिर इस समय क्या हुआ, गांवों को शहरों से जोड़ा गया। इसके लिए एक लाया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम, ताकि ग्रामीण क्षेत्र अगर शहर से जुड़ेंगे तो जो फसल का जो है पहुँच शहर तक हो पाएगा। फिर इसमें कहा गया था कृषि सहायक क्रियाओं, जैसे कि मान लीजिए कि पशुपालन है, मुर्गी पालन है, दूध पालन है, बागवानी है, ये सब को बढ़ावा देने का बात किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर ये 11वीं जब पंचवर्षीय योजना में उस समय मेनली जो द्वितीय हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया था, अभी मैं बताऊंगा। जो आपको पता है 1966 से लगभग 1990 के रेंज तक में हम लोग ने प्रथम चरण का हरित क्रांति हुआ। जब प्रथम हरित क्रांति में कई समस्याएं जब उभर कर सामने आई, तब से अभी हमारे देश में द्वितीय हरित क्रांति का दौर चल रहा है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ देश में लागू हुआ, मेनली हमने उसमें द्वितीय हरित क्रांति पर ज़्यादा फोकस किया, मतलब 2000 के आसपास, ठीक ना। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य था क्या, तेज विकास, सतत अधिक समावेशी विकास का, मतलब कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक चला, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या विकास करना, तेज मतलब क्या, जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि करना है। सतत मतलब क्या, पर्यावरण अनुकूल खेती करना है, मतलब परंपरागत कृषि योजना चालू किया गया था। जैविक कृषि पर फोकस किया गया था। और समावेशी विकास मतलब क्या, कृषि महिलाओं को भी भागीदारी किया जाए। ये सब जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे जब क्या हुआ, जब मोदी जी की सरकार बनी तो 2016-17 में क्या हुआ कि यहाँ पे कहा गया, बजट 2016-17 में कहा गया, किसानों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। अब समय आ गया है उनकी आय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभी वर्तमान सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, किसानों ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, अब उनकी आय सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में सरकार के प्रयासों की चर्चा करें, ऐसा पूछ सकता है। तो तब क्या हुआ इसमें आगे कि बजट 2017-18 में एक लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक किसानों की आय को हम क्या करेंगे, दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य में कुछ मुख्य उद्देश्य था, तो ध्यान रखिएगा। अभी हमारे देश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2022 तक रखा गया और 22 चल रहा है, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या आखिर किसानों के आय को दोगुना करने का क्या उद्देश्य था, पर्पस क्या था। देखिए पर्पस यही था कि किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिले, उनका किसानों की आय को बढ़ाना था, किसानों के जीवन में समृद्धि लाना था, किसानों में आधुनिक साधनों को बढ़ावा देना था, कृषि को लाभकारी आर्थिक क्रिया के रूप में चेंज करना था, कृषि और उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करना था, गांव और शहरों के बीच संबंधों को मजबूत करना। ये उद्देश्य था। ये अभी भी जो किसानों का जो आय दोगुना करने की बात का उद्देश्य यही था। अब इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने 7 सूत्रीय रणनीति तैयार किया था। क्वेश्चन पूछ, क्योंकि अभी जो है ना जो किसानों के आय दोगुना करने के लास्ट ईयर है, इसलिए बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए जब मैं ये टॉपिक को काफ़ी तरह डिटेल से बता रहा हूँ। अब देखिए सरकार ने जो किसानों की आय को दोगुना करने की जो 7 सूत्रीय रणनीति जो तैयार किया था, उसमें पहला ये था कि भाई किसानों के उत्पादन में वृद्धि कर दो। उसको तो क्या करो, लागत का प्रभावी उपयोग, उनका कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट कम हो, ऐसा कुछ करो। फिर जो है ना आसपास में, कृषि के आसपास जो है ना मूल्य वर्धन के लिए ना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा दो। फिर विपणन में सुधार, जो मार्केटिंग जो प्रोसेस है, जो बेचने का किसानों का जो अनाज जो मंडी में नहीं बिकता है, उसमें सुधार करो। फिर जो है ना जोखिम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में किसानों को जब भी कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो जाते, इसलिए लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि किसानों को जोखिम से बचाया जा सके। फिर सहायक कृषि क्रियाओं को बढ़ावा दिया, हॉर्टिकल्चर और भी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। और कृषि पश्चात क्षति को कम किया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश जो
जो कृषि के बाद जो अनाज होता है वो तो खेत में ही बहुत सारा लगभग 20% बर्बाद हो जाता है। उस बर्बादी को रोकने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 सूत्रीय आपका कार्यक्रम है। तो अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया भाई, हाँ ऐसा करना है। तो अब इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रयास देखिए क्या कर रही है, किसानों की आय को दोगुना करने हेतु, तो देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ प्रयास। अब देखिए पहला क्या होगा, कृषि का किया गया आधुनिकीकरण, मतलब कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चालू किया गया, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका टैगलाइन है। आधुनिक बीज का प्रयोग किया गया, सॉइल हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, नीम कोटेड यूरिया बनाया जा रहा है, ई-नैम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खोला जा रहा है, और जैविक कृषि पर जो है आपको फोकस किया जा रहा है। ये सब कृषि का आधुनिकीकरण किसके लिए किया जा रहा है, ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। फिर नीति व अभिशासन, मतलब पॉलिसी में कुछ चेंजेज हो जा रहा है। जैसे कि अभी एक आया है कृषि उत्पाद और पशु विपणन कानून 2017 में आया था, जो स्टेट में जो APMC एक्ट के बदले ही आया था। मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा अभी, ठीक ना। फिर इसमें एक आया आदर्श संहिता, खेती का मॉडल लाया गया था। APMC एक्ट में कहते हैं सुधार किया गया, एपीडा का रिफॉर्म किया गया, FCI में कुछ रिफॉर्म किया जा रहा है, नाबार्ड को कुछ रिफॉर्म किया जा रहा है, ताकि जो है ना पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर किसानों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद इसमें देखिए क्या है आपका कि मूल श्रृंखला और ग्रामीण आधारित संरचना को विकास किया गया। ये देखा गया कि किसानों जहाँ रहते हैं जिस गांव में, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ और भी कुछ नहीं है। इसलिए जो है सरकार ने सोचा क्यों नहीं जो है ना ग्रामीण बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को समाधान किया जाए, और इसके लिए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टेप चरण 1, 2 और तीसरा चल रहा है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना चालू किया गया। भारत नेट सब गांव को इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास है, और ग्रामीण कृषि बाजार को भी जो क्या क्या है खोला जा रहा है। इसका मतलब अभी लेटेस्ट यही है कि 2022 तक जो है ना हमारा लक्ष्य है। आगे जब सरकार कुछ नया इनिशिएटिव लेगी किसानों लेके, तब हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ एक जिक्र कर सकते हैं, जब 3 जो कृषि कानून आया था वो भी सुधार की दिशा में एक बेहतर प्रयास था, लेकिन सरकार ने उन्हें वापस ले लिया गया, सरकार ने उसे वापस ले लिया था, ये आप लिख सकते हैं। अब अंतिम निष्कर्ष ये लिखे, आज़ादी से लेकर वर्तमान समय भारत सरकार कृषि विकास को लेकर प्रयासरत है, ताकि 140 करोड़ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तो ये देखिए आपका जो ऐसे करके चीज़ों को लिख सकते हैं। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बीपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है हरित क्रांति के बारे में। देखिए को पता है कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, तो देखिए हुआ क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने धूमधाम से कृषि पर फोकस किया था, ताकि उस समय जो 40 करोड़ लगभग आबादी थी उसको पेट भरना था। तो हमने कृषि फोकस किया, फिर सेकंड में हमने उद्योग पर फोकस किया। आगे प्रक्रिया में ये हुआ कि 1962 में चीन के साथ युद्ध हो गया, ठीक, हमारी हार हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और इसी समय मानसून भी अच्छे से नहीं हुआ। तो 1962, 63, 64, 65, 66 एक ऐसा स्थिति था जहां एक तो युद्ध हम लड़ रहे थे, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब था, और कृषि में उत्पादन भी नहीं हो रहा था। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील किया था एक ही टाइम खाना खाएं। तो इसी बैकग्राउंड में क्या हुआ, हमारे देश में एक कृषि वैज्ञानिक का नाम था अभी MS स्वामीनाथन, ठीक ना। और उस समय 1966 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद जस्ट इंदिरा गांधी देश की PM भी बनी थी। तो इसी समय क्या हुआ, MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हमारे देश में खाद्यान्न संकट की समस्या को ख़त्म करने के लिए हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आया। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, भारत सरकार द्वारा 1966 में कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के निर्देशन में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके तहत अधिक उपज वाली बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक यंत्र आदि को कृषि निवेश को बढ़ावा दिया गया। फलस्वरूप अगले वर्ष कृषि उत्पादन 25% की वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया, जो आज भी ये वृद्धि धीरे धीरे क्या है, जारी है। तो 1966-67 में हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति का अवधारणा लागू किया गया था। अब देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन जो पूछेगा कि हरित क्रांति में
की शुरुआत पहले मेनली पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में हुई। कुछ विशेष क्षेत्र पर ही फोकस किया गया। बाद में इसको दूसरे चरण में देश के अन्य हिस्सों में लागू किया गया भी है। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति को बढ़ाने में मेन कंपोनेंट किसका है? सिंचाई का है, उर्वरक का है, ट्रैक्टर का है, मशीन का है, हाई क्वालिटी बीजों का है। अब जो हरित क्रांति हमने अपनाया है और पिछले लगभग समझिए कि आपका 50 साल से अधिक लागू है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा 2 चरण, पहला चरण चल रहा है, अभी दूसरा चरण चल रहा है। पहला खत्म हो गया, अभी हमारे देश में दूसरा चरण चल रहा है। अभी मैं बताऊंगा, पहले पहला चरण हम पढ़ लेते हैं। देखिए हरित क्रांति का जो प्रभाव अगर आप देखिएगा तो यहाँ 2 तरह के इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं, पॉजिटिव प्रभाव और इसका कौन सा प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव। तो हरित क्रांति का 2 इम्पैक्ट हम 2 पार्ट में देख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ा है और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और हमेशा जब भी कभी एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही 2 पार्ट में लिखना है। अब देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। पहली बात तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ है। पहला क्या हुआ है, कृषि उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुआ है। 1950 में जहां मात्र 50 मिलियन टन उत्पादन होता था, 1999 में 200 मिलियन टन हो गया और अभी 2022 में लगभग 30 करोड़ टन या इसको 310 मिलियन टन का उत्पादन अनाज का हमारे देश में हो रहा है, जो कि रिकॉर्ड है, ठीक ना। हम 2022 तक का लेटेस्ट डेटा लगभग लिख दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये तो हुआ उत्पादन में वृद्धि, हमारे देश की कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुआ। देखिए उत्पादन मतलब टोटल कितना हुआ, उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर भी बढ़ गया उत्पादन। जैसे गेहूं में जो 1960 में लगभग 916 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में उगता था, आज वही बढ़ के लगभग 3400-3500 केजी पर हेक्टेयर हो गया। चावल का भी देखिए वही हाल है, 1960 में 662 केजी पर हेक्टेयर होता, आज देखिए बढ़ के 2022 में लगभग 3700 किलोग्राम हेक्टेयर जो है ना चावल का उत्पादन होना शुरू हो गया। देखिए ये सब डेटा आपको लिखना पड़ेगा। अगर अच्छा बताइए, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ, क्या आपको अगर ये लाइन लिखने से नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब तक आप वहाँ पे डेटा नहीं डालेंगे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ तक इवन यूपीएससी में भी अब ऐसे आपको डेटा फैक्ट लिखना पड़ रहा है, बीपीएससी में तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सफिशिएंट है, इतना आपको नंबर के लिखना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या हुआ सबसे बड़ा फायदा कि तीसरा कि कृषि निर्यात में वृद्धि हो गया। 1966 में जहां हम लोग आयात करते थे, दूसरे से खरीदते थे और बहुत अधिक $2 मिलियन खर्चा करते थे, अब देखिए 1999 हम निर्यात करना शुरू कर दिए थे, लगभग कितना, $17 मिलियन का। और आज स्थिति ये है 21-22 में हम निर्यात करते हैं लगभग $40 मिलियन से अधिक का हम क्या कर लेते हैं, निर्यात ही कर देते हैं। कितना फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, ठीक ना, जैसे गन्ना का है और भी कई चीज़ें। तो वार्षिक उद्योग सर्वे 2019 के अनुसार देश में 40% उद्योग कृषि आधारित है तथा 45% रोजगार भी ये दे रहा है। ये हरित क्रांति से संभव हो पाया है। आगे सबसे बड़ी बात ये क्या किया है, ग्रामीण रोजगार में ये वृद्धि किया है। मतलब कि कृषि के विकास से कामगारों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। अनाज को काटना है, उसको और भी प्रोसेस होता है। और हरित क्रांति ने हमारे देश में लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार को क्या किया है, गति दिया है। और हरित क्रांति ने देश में भूमि सुधार को मतलब कि जो लैंड जो जमींदार लोग थे उसका ज़मीन जो है ना लोगों में बांटा गया है, लैंड को बराबर किया गया, ये सब चीज़ वहाँ पे हुआ है। और हमारे देश में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में भी क्या हुआ है, वृद्धि, क्योंकि डिमांड बढ़ा तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये आप जो है ना 6-7 इसके पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक बिंदु भी हैं। जैसे हरित क्रांति में क्या हुआ, मेनली हमारी सरकार ने 2 ही फसल पे क्या दिया, फोकस किया, एक तो गेहूं, दूसरा चावल, जबकि मोटे अनाज या दाल तिलहन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्र में ही हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या साउथ के कुछ राज्यों में हुआ, पूरे देश में नहीं हो पाया। वही
चीज़ को कम करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति में पूरे देश पर फोकस किया जा रहा है। क्षेत्रीय असमानता वृद्धि होगी, मतलब पंजाब के किसान बहुत अमीर हो गए और बिहार के किसान और गरीब हो गए, ये क्षेत्रीय असमानता वृद्धि हो गया। पलायन की बढ़ोतरी हुआ, बिहार के मजदूर या यूपी के मजदूर पंजाब हरियाणा के यहाँ जाके काम करना शुरू कर दिया, ये सब ध्यान। पूर्वी क्षेत्रों से मजदूरों का पलायन पंजाब हरियाणा राज्यों में होना शुरू हुआ क्योंकि वहाँ विकास हुआ कृषि का। आगे देखिए क्या हुआ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है ये। सबसे बड़ा चीज़ हुआ पर्यावरणीय समस्या निकल कर सामने आई। हुआ क्या, अधिक खेती से चूँकि ग्राउंड वाटर के पानी का यूज किया, उसका लेवल काफ़ी नीचे चला गया। और अधिक सिंचाई से वहाँ की मृदा लवणीकरण और क्षारीयकरण हो गया, मृदा भी। और कहीं कहीं जल क्योंकि नहर से सिंचाई का सुविधा किया गया, कहीं कहीं जल ज़्यादा भी हो गया। और कृषि के विकास के लिए जंगलों को काटा भी गया और प्रदूषण जो फैला तो फैला ही, पराली जलाया गया, मृदा प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, ये सब तो हुआ ही हुआ। क्वेश्चन बीपीएससी पर पूछा कि हरित क्रांति ने भले ही देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया हो, लेकिन इसने कई तरह की पर्यावरण समस्या को भी जन्म दिया। तो इसका भी आंसर यही है, आप लिखिएगा। हाँ, हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा कैसे मुहैया कराया, आप इसमें डेटा फैक्ट लिखिएगा कि 1950-60 में क्या उत्पादन था, आज कितना हो रहा है। आज इतना हो रहा है कि हम किसी दूसरे देश को निर्यात भी कर रहे हैं और अपने खाने के अलावा एफसीआई में हमारा जो है अनाज भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? क्योंकि हरित क्रांति सफल हुआ। लेकिन कई तरह की पर्यावरण समस्या, आपको इसको जिक्र करना पड़ेगा। और आप एक पूरे देश का मैप बना दीजिएगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुआ है, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। वही आप देखिए मैं लिखा हूँ, इस प्रकार हरित क्रांति का देश में क्या रहा है, मिला जुला प्रभाव रहा है। परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि आज भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है तथा आयातक देश से निर्यातक देश में तब्दील कर दिया है। अतः भारत सरकार को समावेशी सतत विकास के लिए द्वितीय हरित क्रांति को पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो ऐसे आप इसको इजीली लिख सकते हैं और कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके रिगार्डिंग आप इसका बेहतर जवाब अब लिखने के लायक हो गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि क्वेश्चन 60 से 62 में और भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में कृषि के उत्पादन और उत्पादकता की प्रकृति का वर्णन करें। अब देखिए, जो मैं कोई भी जब आंसर लिखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें 1-2 क्वेश्चन को और शामिल कर लिया जाए। तो 60 से 62 और या 65 में देखिएगा, सेकंड पेपर में क्वेश्चन में पूछा है बीपीएससी मेंस में कि कृषि के उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्ति का वर्णन करें। अब देखिए, अगर ये उसका आंसर देखिए यही इतने में छुपा हुआ है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ कि ऐसा करके आपको एक ग्राफ बनाना है, उत्पादन का ऐसे करके दिखा देना है और उत्पादकता का भी आपको ग्राफ बना के, चाहे आप लाइन ग्राफ बनाइए या बार ग्राफ बना के दिखा दीजिएगा और इसी को ना थोड़ा सा लैंग्वेज दे दीजिएगा, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको डेटा फैक्ट दे ही दिया। और देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कभी आप डेटा लिखें, एग्जैक्ट अगर याद नहीं है तो लगभग आप दे के निकल सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी सोर्स का जिक्र कर दीजिएगा कि भारत सरकार की इकोनॉमिक सर्वे या कृषि मंत्रालय के अनुसार, अच्छा हो जाएगा। तो और यहाँ दोनों पूछा, उत्पादन भी पूछ चुका है और उत्पादकता भी पूछो। आप याद कर लीजिए और इस बार हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि 65 में शायद पूछा है और इस बार 60 से 62 में पूछा है। एक बार पेपर देख लीजिए जाके, ठीक ना। अब ये हो गया हरित क्रांति का पहला चरण में क्या नकारात्मक प्रभाव। इसी निगेटिव प्रभाव को ख़त्म करने के लिए अब आएगा हरित क्रांति के द्वितीय चरण। कौन सा आएगा? द्वितीय चरण। अब देखिए लिखा हूँ, प्रथम हरित क्रांति में फसल उत्पादन पर जोर दिया गया, परंतु इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। अतः भारत सरकार द्वारा द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणाओं को लागू की गई है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रथम हरित क्रांति का चरण
दूसरे से किस प्रकार अलग है। अगर आप दूसरा को पढ़ लीजिएगा आप इसका आंसर इजीली कर पाइएगा। अब यहाँ देखिए इसमें नया दृष्टिकोण क्या अप्रोच अपनाया गया सेकंड वाले में, कृषि के संतुलन विकास पर बल, मतलब बैलेंस, मतलब कि अब छोटे किसानों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पहले के बारे में सिर्फ बड़े किसानों पर, पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। बिहार यूपी सब में किसानों के पास 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, ये लोग छोटे किसान हुए। अब छोटे किसान पर भी ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर मेनली फोकस किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और सतत खेती पर बल दिया, मतलब ऐसा कृषि जिसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो, मतलब कि अधिक उत्पादन के लिए जैविक उर्वरक का प्रयोग करना, पर्यावरण संरक्षण करना, बैलेंस और फसल प्रारूप को बदलना, मतलब क्रॉप पैटर्न पर फोकस करना, नई तकनीक का इस्तेमाल करना, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी का यूज़ करना, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जेनेटिक मॉडिफाई फसलों को उगाना, ड्रिप सिंचाई मतलब छिड़काव तंत्र करना, एक्वा कल्चर को बढ़ावा देना, सेरीकल्चर को बढ़ावा, ये सब चीज़ ना इस पर शामिल किया गया है। स्थानीय भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं को ध्यान में रखकर फसल का उत्पादन करें। अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई और फसल उगता है, बिहार में कोई और, तो स्थानीय लोकल लेवल का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को फोकस करना, और फसल विविधीकरण और परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना। मतलब कि अब जो है ना सिर्फ गेहूँ और चावल ही नहीं बल्कि मोटे अनाज भी उगाइए, फिर तिलहन दाल भी उगाना चाहिए। अगला कहा गया कि अब संरचनात्मक नीतिगत और विपणन में सुधार किया गया, मार्केटिंग में या पॉलिसी मेकिंग में सुधार किया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल खेती होगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ना, मतलब कृषि के पहले जो चाहिए इनपुट, बाद में जो फसल के बाद जो बाजार तक ले जाने जो चीज़ें चाहिए उसका लिंकेज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना किया जाए ताकि कृषि के कच्चे माल का वहीं पे खपत हो सके। ये था आपका द्वितीय हरित क्रांति में चरण में क्या क्या कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो परिणाम उसका वही परिणाम में बता दिया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, लेकिन हाँ ये दिखना है कि द्वितीय जो है ज़्यादा बेटर है प्रथम वाले, क्योंकि प्रथम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। आप इतना आराम से लिख सकते हैं। अब जो है ना नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कृषि विपणन। क्या है? कृषि विपणन या एग्रीकल्चर का मार्केट। और यहाँ से बीपीएससी 56 से 59 जाके पेपर देखिएगा, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है। और यही जो है अभी तक जितना अभी तक वीडियो जो आधा मतलब जो 45 मिनट के लेक्चर में जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो सब बीपीएससी कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछ चुकी है और आगे भी पूछने का चांस है। तो अब देखिए अभी जो है अब पढ़ने जा रहे हैं कृषि विपणन। अब देखिए कृषि विपणन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई किसान अपने खेतों में फसल को उगाता है तो फसल उगाने के बाद उसको बाज़ार में जाके बेचेगा, तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं विपणन कहलाती है, मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखिए कि कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसके तहत देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रहण मतलब कि कलेक्शन, भंडारण मतलब कि स्टोरेज, प्रसंस्करण मतलब कि प्रोसेसिंग करना, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, पैकिंग करना, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। मतलब कि विपणन में कई स्टेप है भाई, जमा करो, भंडार करो, प्रसंस्करण करो, परिवहन करो, पैकिंग करो, वर्गीकरण करो और अंतिम में वितरण भी करो पीडीएस के दुकान के द्वारा। तो ये सब आपका कृषि विपणन कहलाता है। अब यहाँ देखिए मैं लिख दिया कृषि विपणन में क्या क्या मेनली एलिमेंट है। आपका भंडारण है, परिवहन है, प्रसंस्करण है, ग्रेडिंग करना है और बिक्री करना है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि जो कृषि विपणन में कई तरह की कमियां हैं। कमियां क्या है? भंडारण की कमी, अनाज कहाँ रखेंगे सुविधा नहीं है, परिवहन की असुविधा है, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, फिर उसके बाद जो है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का अभाव है, पैकिंग की कमी है, मार्केट में क्या मोल भाव है ये किसान को इन्फॉर्मेशन की कमी है, बिचौलिए की काफ़ी भूमिका है। ये हमारे कृषि विपणन की प्रमुख समस्या है। आइए पहले हम कृषि विपणन की समस्या को
डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है और इस बार हमको लगता है ये पूछने का चांस हो सकता है। अभी क्या लिखा हूँ मैं कि भारत की कृषि विपणन प्रणाली की कमजोरियाँ। पहला क्या है? लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता की कमी है। भारत में अधिकांश किसानों के पास भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसके अलावा कई किसानों द्वारा कच्चा भंडारण किया जाता है जो कि जल्दी ही खराब हो जाता है। लैक ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, भंडारण को बनाए रखने की समस्या है। भारत में अधिकांश किसान सीमांत लघु के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, वे साहूकार पर निर्भर होते हैं, फसलों को शीघ्र ही बेच लेते हैं। बिहार का एग्जाम्पल दीजिए, बिहार के लगभग मोस्टली किसान जो है ना अपने फसल को तुरंत बेच देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी से लोन लिए होते हुए साहूकार से, जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। परिवहन की कमी है, भारत में कई गांव रेलवे 12मासी सड़कों से अभी नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी गति से चलने वाले वाहन का प्रयोग किया जाता है, इससे परिवहन की लागतें ऊंची हो जाती है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना का अभाव है। शिक्षा की कमी है, अन्य कारणों से किसानों को बाजार संबंधी सूचनाएं नहीं मिल पाती है। बाजार स्थल की कमी है, लैक ऑफ मार्केट प्लेस। आप बिहार में जाइएगा, कई सारे ऐसे जिले हैं खासकर सीमांचल के जहाँ बाजार ही नहीं है, और बाजार है भी तो लगभग जो है ना खेतों से 100 किलोमीटर दूर है, 100-150 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा दूरी ले जाने में किसानों को ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। जबकि नियम ये है, राष्ट्रीय किसान आयोग ने कहा था किसी भी गांव से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर बाजार नहीं होना, लेकिन यहाँ अभी ऐसा नहीं है। औसतन यहाँ पे 454 किलोमीटर दूर है बाजार, ध्यान रखिएगा। अगला है सबसे बड़ी समस्या बिचौलिए की संख्या। अब जब मार्केट जब जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र में जब जो अनाज का जो बिक्री होता है, पहले एक आता है छोटा व्यापारी आता है, फिर वो बड़ा मंडी में बेचता है, वहाँ के दलाल होते हैं। मतलब कि बिचौलियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ जो मिडिल मैन है। भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन में बिचौलियों की संख्या काफ़ी अधिक है। एक अनुमान के अनुसार किसानों और उपभोक्ताओं के बीच कृषि वस्तुओं को लेकर 5-6 बिचौलिए होते। इसके कारण न केवल कृषि वस्तु महंगी हो जाती है, बल्कि उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचने में भी आवश्यक देरी हो जाती है। इसके अलावा भी और भी कई समस्या हमारे देश की कृषि विपणन में है, जैसे कि मंडियों में जो है ना ग्रेडिंग की सुविधा नहीं है, ठीक ना। मंडी क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला शोषण भी है, मतलब कि किसान से कई तरह के वो एक्स्ट्रा पैसा ले जैसे तौलने का, उसके बाद मतलब कि पल्लेदारी करने का, मतलब कई डस्ट को साफ करने का, कई एक्स्ट्रा फालतू जो है ना व्यापारी मंडी में जो है किसानों से कुछ ना कुछ टैक्स ले लेता है। बाकी मंडी का जो प्रशासन होता है वो भी कई तरह के टैक्स विपणन शुल्क लगा देता है, और भी कई क्रय शुल्क लगा देता है, टैक्स लगा देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना किसानों के साथ काफ़ी सारी समस्या हमको देखने को मिलती है। अभी भी अंतिम लिखे हैं कि उपर्युक्त के अलावा अधिक किसी माल का लेन देन किसी मंडी में बार बार होता है तो बार बार विपणन शुल्क भी लगाया जाता है। जितना बार बेचिएगा उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी माल को एक ही राज्य की किसी मंडी में अन्य मंडी में ले जाता है तो प्रत्येक मंडी को विपणन शुल्क देना पड़ता है। इसे मल्टी पॉइंट जो है ना मार्केट फीस कहते हैं। मतलब कि किसानों को समस्या ही समस्या है, कहीं बेचो आपको जो है टैक्स अधिक देना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये जो है ना मार्केट का एक बहुत बड़ा क्या है आपका कमी निकल कर सामने आता है। तो ये तो देखिए हमारे देश में कृषि विपणन का जो है ना जो क्या मेन समस्या हो गया। तो अब जो है ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टोटलिटी में हमारे देश में कृषि विपणन में क्या क्या भी लेटेस्ट सरकार प्रावधान की है और कैसे हो रहा है तो उसको देख लेते हैं। तब हमने बारी बारी से इसमें APMC एक्ट देखेंगे, ENAM देखेंगे और इसमें बहुत कुछ हमको देखना है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे, ये तो हो गया। अभी तक मैं आपको बता दिया कि कृषि विपणन में क्या क्या समस्या है, डिटेल में हो गया ये। अब आते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं कृषि विपणन को। तो सबसे पहले जो है ना आज़ादी के बाद से ही राज्यों में आया था APMC एक्ट, ठीक ना। तो उसमें क्या हुआ था, हर एक राज्यों में मंडी बना था और वहीं पे जाके किसान जो है ना अपना अनाज या बेच सकते थे। हालांकि अभी इसमें कई तरह के संशोधन भी किए गए हैं।
तो पहला है राज्यों में APMC एक्ट, अधिकांश राज्यों में ये कानून लागू है तथा किसान सीधे अब यहाँ अपना उत्पाद क्या कर सकते हैं, बेच। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ अब सीधे किसान यहाँ जो है अपना उत्पाद बेच सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया हूँ कि किसान है, मान लीजिए ये मंडी है बीच में, ये किसान है, ठीक ना, ये व्यापारी है। अब ये राज्य APMC एक्ट के तहत ये मंडी क्या हो बना हुआ है और किसान डायरेक्ट व्यापारी से क्या कर गया, जुड़ गया है। अब जो है यहाँ पे अभी 2003 में इसी को कहा गया मॉडल APMC एक्ट में प्रत्यक्ष विपणन की भी सुविधा दी गई। मतलब अब यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट जो है ना किसान जो है अपना अनाज यहाँ बेच सकते हैं। अब देखिए एक और है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट आया है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने हेतु एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट पारित किया गया है। इसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर एग मार्क की सील दी जाती है, ये भी है। अगला जो है ना यहाँ पे कि जो है ना अब जो है ना जो APMC एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट जो एक्ट है, इसमें क्या किया गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया। मतलब अब कोई निजी कंपनी जो है ना किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको एडवांस में कोई चीज़ वहाँ से उगा सकता है। जैसे मान अगर कोई आलू की कोई चिप्स की कंपनी है, अगर चिप्स की कंपनी अगर उसको आलू चाहिए होगा तो किसानों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सुविधा कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं कंपनी, जैसे मान कोई आम किसान है और जूस की कोई कंपनी है, उसको चाहिए मतलब कोई जैसे नारंगी चाहिए, कुछ भी चाहिए, फल चाहिए, तो अब जूस कंपनी सीधे किससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसान से। तो ये जो APMC एक्ट में ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी सुविधा दी गई है। फिर उसके बाद जो है ना एक और एक्ट आया है 2018 में, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक एक्ट। यहाँ भी जो है और भी कई तरह रिफॉर्म इसमें किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इनैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट लाया गया है। अब जो सारे मंडी को, देश में जितना भी अनाज का मंडी है, सिंपल समझिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया गया। लगभग 1000 से अधिक मंडी को जोड़ा जा चुका है, अभी 1000 का और लक्ष्य रखा गया है। फिर सरकार ने निकला है ग्राम, क्या लाया है, ग्राम। ये जो ग्रामीण जो है ना हाटों का विकसित रूप है, इससे इनैम से इसे भी जोड़ दिया गया है। और यहाँ छोटे स्थानीय किसान जो है ना बहुत लाभदायक होता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए इनैम पोर्टल है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इधर देखिए कौन है, यहाँ किसान है, विक्रेता है, एजेंट है, ठीक ना, यहाँ APMC भी है, सब यहाँ ऑनलाइन आपस में जुड़ गए हैं। और यहाँ कोई ख़रीदार भी है, यहाँ पे डील होता है ऑनलाइन में, क्या जैसे कि सिंपल सी बात ऑनलाइन खरीदारी है, इसको इनाम सिंपल बोल सकते हैं। बाकी एक नाफेड भी है, ये गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों को प्राप्त करने वितरण करने का काम ये करता है। फिर हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की जाती है ताकि विपणन प्रणाली को सही किया जा सके। एक ऑपरेशन ग्रीन सरकार भी चलाई है, ऑपरेशन नाम ग्रीन, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि लॉजिस्टिक प्रशिक्षण सुविधाओं को पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। मतलब कि इसको कहा गया टॉप्स, मतलब कि अब जो है सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे किसान उत्पादक का बनाया गया है, संगठन बनाया गया है। लॉजिस्टिक मतलब कि किसी चीज़ को ले जाने में लाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब जो है काम किया गया। और सबसे बड़ा रेल किसान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है ना आपको विपणन को बेहतर करने की दिशा में पूरा ओवरऑल प्रयास है। और बिहार सरकार तो वही कृषि लोन 1, 2, 3 लॉन्च किया है, फिर ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, एक किसान भवन बनाया, और इनपुट सब्सिडी सरकार जो है ना बिहार सरकार किसानों को दे रही है। ये देखिए ओवरऑल जो है अगर पूछेगा कि विपणन में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, आप इस सारे 8-10 पॉइंट को लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं स्पेशली जो है ना अलग अलग कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग हैं अभी पढ़ने जा रहे हैं APMC एक्ट, क्या पढ़ें, क्योंकि यहाँ से BPSC को फंड एक बार पूछ चुका है और ये पूछने का यहाँ पे हमेशा चांस बना रहता है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टेट APMC एक्ट, मतलब कि इसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी, ठीक ना, कृषि उत्पाद विपणन समिति हिंदी में नाम हुआ। और ये चूँकि स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट हो गया। तो अब देखिए इसका भूमिका सिंपल, अगर क्वेश्चन ये आएगा क्या लिखेंगे, अगर APMC एक्ट क्या था, इसकी क्या कमियां था, क्यों इसमें परिवर्तन हुआ, अगर ये कुछ भी क्वेश्चन आएगा देखिए सिंपल क्या करना है कि कृषि राजसूची का विषय है पहली बात, तो इसलिए कृषि वस्तुओं के विपणन का कार्य राज्य स्तरीय संस्थाओं के अधीन संचालित होता है। इन संस्थाओं को APMC कहा जाता है। मतलब कि राज्य के जो किसान है जो भी अपना अनाज बेचेगा वो राज्य सरकार ही वहाँ के लिए संस्था बनाएगी, उसी को APMC कहा जाता है। इसकी स्थापना संबंधित राज्य में APMC एक्ट या कानून के अंतर्गत की जाती है।
तो यहाँ देखिए आगे, भारत में इस एक्ट को लागू करने का मूल उद्देश्य यह रहा है कि किसानों की वस्तुओं का लेन देन नियामकीय वातावरण के अंतर्गत हो, मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी हो। लेकिन इस एक्ट की कार्यप्रणाली इस प्रकार रही है कि किसानों के शोषण को और इससे अधिक बढ़ावा ही मिला। यह कहा गया है कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं होने के कारण न केवल किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी कृषि वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है। मतलब एपीएमसी जो मंडी है वहाँ भ्रष्टाचार है, सही ढंग से लोग काम नहीं करते, ये चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मेन कमजोरियाँ हैं, एपीएमसी एक्ट की क्या कमजोरियाँ थी। हालांकि अभी इसमें बहुत कुछ सुधार कर लिया गया। पहला देखिए क्या था इसमें, राज्य एपीएमसी एक्ट इस बात को प्रावधान करता है कि कृषि वस्तुओं का प्रथम विक्रय जो है ना मंडी में ही होगा, आप कहीं और नहीं बेच सकते हैं। यह इस प्रावधान के कारण कानूनी रूप से किसानों के लिए एपीएमसी मंडी में उत्पाद को बेचना आवश्यक हो जाता है। इसके अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि कोई गेहूं है, गेहूं का जो है ना मंडी के बाहर मान लीजिए दाम है, मान लेते हैं कि 25 रुपया केजी मंडी के बाहर, लेकिन मंडी में बिक रहा, मंडी में जो वहाँ के व्यापारी ले रहे हैं मुश्किल से 23 रुपया केजी। तो किसान को ये अनिवार्य था कि भाई आप मंडी के अंदर ही बेचो। अगर जो ये अगर नहीं होता बॉन्ड एफन तो किसान बाहर बेच के अधिक पैसा कमा सकता। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालांकि इसको बाद चेंज कर दिया गया है कि इस प्रावधान के कारण कानूनी रूप से किसानों के लिए एपीएमसी मंडी ही में ही बेचना अनिवार्य था। इसके इन मंडियों का एकाधिकार स्थिति प्राप्त होती है और प्रतियोगिता का वातावरण भी कमज़ोर होता है। एपीएमसी नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस नहीं देता। अगर मान ली कहीं मंडी है, बाजार है, अगर वहाँ हम व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ पे जल्दी आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि और जो पुराने लोग हैं वहाँ पे वो लाइसेंस देने की प्रक्रिया को बढ़ाते ही नहीं हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको देख के लिख लीजिए, लाइसेंस प्रक्रिया नहीं मिलता है, ठीक ना। आगे जो है ना कि जो है इसमें कि जो स्टेट एपीएमसी एक्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग की अनुमति जो है ना नहीं देता है, जिसके कारण उपभोक्ता किसानों से सीधे माल को नहीं खरीद पाते। अब जो इनाम आया, अब यहाँ किसान से भी जो है ना उपभोक्ता डायरेक्ट मूल्य मतलब अनाज खरीद सकता है। आगे लिखा हुआ इससे ना केवल खाद्य वस्तु महंगी, अब ऑब्वियस सी बात है अगर हम डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे एक तो हमको भी फायदा होगा और दूसरा फायदा किसान को भी होगा। लेकिन चूंकि किसान और हमारे तक के चीज़ों को आने में लगभग 5 से 10 लेवल पे बिचौलिए भरे पड़े हैं, वो अपना हिस्सा खा जाते हैं, तो इसलिए हमको वस्तु महंगा मिलता है और किसानों को उतना फायदा नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ कोरिया द्वारा प्रत्यक्ष विपणन को लागू करने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में 20 से 30% कम की राशि देनी पड़े। ऑब्वियस सी बात है, बीज के जितने भी बिचौलिए हैं वो दलाल खत्म हो जाएंगे तो अनाज ऐसे भी सस्ता हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह ध्यान देने योग्य है कि एपीएमसी के एक रिसर्च के अनुसार जो है ना वर्तमान व्यवस्था में किसानों को फल और सब्जियों के मामले में उपभोक्ता कीमत का ना 12 से 10% ही मिल पाता है। तो खाता कौन है? बिचौलिए लोग खा जाते हैं, लेकिन खरीदते बिचौलिए कम ही में हैं, लेकिन जो वो जो अपना खा जाते हैं, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट एपीएमसी एक्ट में संविदा कृषि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, तो सिंपल सा मैं क्या बताया, मान लीजिए कि मेरा चिप्स का कंपनी है, ठीक, आलू का चिप्स का कंपनी है, हमको चिप्स बनाने के लिए चाहिए आलू, तो आलू हमको सही समय पे सही रेट पे मिले, क्यों नहीं हम कुछ किसानों से पहले ही भाई कॉन्टैक्ट कर लेंगे, भाई ऐसा है कि तुम कुछ एडवांस ले लो और हमको जब तुम्हारा ये जो आलू उग जाएगा तो हमको दे देना। इससे क्या होगा, कंपनी को भी निश्चितता रहेगा, हाँ भाई हमको इस समय में अनाज ऊपर आलू मिल ही जाएगा और किसानों को भी फायदा होता है। इसलिए जो है ना, लेकिन इसमें क्या था, एपीएमसी में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ऐसा कोई अनुमति नहीं दिया जाता था। ये इसका जो ना मेन आपको कमी दिखाई पड़ रहा है। तो तब आगे जाके क्या हुआ कि जब ये कमी था तो सरकार ने एक दलवाई समिति बनाया था, 2016 के अनुसार कहा गया, उन्होंने क्या कहा, भारत में इस समय लगभग 20,000 से अधिक मंडी एपीएमसी मंडी है। समिति के अनुसार राज्य सरकारों को उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। कई राज्यों में एपीएमसी के चुनाव आयोजित ही नहीं किए जाते, कौन उस मंडी का अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, इसका होता ही नहीं है, ठीक ना, ये भी समस्या है। अगला है कि एपीएमसी मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों से विभिन्न प्रकार के आपको देखिए
शुल्क या टैक्स वसूला जाता है, जिससे किसान जो है ना, किसानों का होता है शोषण होता है। एपीएमसी मंडियों में प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के वही शुल्क लगाया जाता है, ये भी बता ही दिया। तो कई तरह की समस्या जो है आपको इस मार्केट में देखने को मिलती है। इस प्रकार स्टेट एपीएमसी एक्ट वस्तुओं के विपणन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आया अगला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट आया, ये 2017 में आया। और जो एपीएमसी एक्ट में जो भी कमियां था उस सारी कमियों को इसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। अभी लिखा है यहाँ पे स्टेट एपीएमसी एक्ट की विभिन्न कमजोरियों के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अनुकरण के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 का निर्माण किया था, लेकिन 3 में जो सुधार हुआ वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। इसीलिए सरकार ने लिखा हुआ है कि 2003 में सुधार हुआ, एपीएमसी आज़ादी के बाद ही लागू हुआ था, तो सरकार ने 2003 में इसमें सुधार तो लाया, लेकिन जो है राज्य सरकार उसको लागू करने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब सरकार ने 2016 में क्या किया, दलवाई समिति नाम एक गठन किया गया। इस प्रकार दलवाई समिति द्वारा एपीएमएल एक्ट, वही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक एक्ट 2017 लाया गया। अब इसमें देखिए क्या क्या, मतलब उसी को रिफॉर्म किया गया, उसी को संशोधित किया गया एपीएमसी को। अब इसमें ना पशुपालन को अलग से जोड़ा गया, ठीक ना। अब आइए, अब इसमें क्या है ना कि मुख्य विशेषता इसका ये है कि फर्स्ट सेल इनटू एपीएमसी मंडी के प्रावधान को हटा दिया गया। अब कहा किसान भाई आपको जहां बेचना है, जहां आपको अच्छे दाम मिलता है वहां बेचो, अब आप इस मंडी में बेचने के लिए अनिवार्य नहीं हो, ठीक ना। निजी कंपनियों को भी मंडी संभालने की अनुमति दी जाए, इस सिफारिश इन्होंने किया। आगे उपभोक्ता उत्पादक कॉमन एरिया तक किसानों से सीधे माल खरीद सकते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति। मतलब अब जो है उपभोक्ता जो है ना, आप जाके किसानों के खेतों से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि वस्तुओं की ई ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया गया, ऑनलाइन है। कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और जो है ना प्रोसेस इसमें जो ना सिफारिश इन्होंने किया था, और इसके आधार पर इसमें कई तरह के सुधार भी हुए। आगे लिखा हुआ ना सिंगल पॉइंट, मतलब जो मल्टीपल टाइम जो टैक्स लगता था अब उसको एक ही जगह किया गया। विशेष कृषि वस्तुओं के लिए विशेष कृषि बाजार स्थापित करने को कहा गया। होल वेयर हाउस, मतलब कि स्टोरेज क्षमता उसको वहाँ पे होना चाहिए, ये सब चीज़ प्रोसेस किया गया। आगे तो ये जो है ना आपका एपीएमसी एक्ट 2017 में जो भी पहले जो भी गलती था उसको 17 में सरकार ने क्या कर दिया, सुधार कर दिया। लिखा हुआ एपीएमसी जो है 2017 एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो पहली बार कृषि विपणन में पशुधन को भी शामिल, मतलब पशुओं को शामिल किया गया है। यह प्रत्यक्ष विपणन को भी अनुमति देता है तथा सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस और सिंगल पॉइंट जो है ना इंटरेस्ट फीस को लागू करने की बात करता है। यह कृषि वस्तु के राष्ट्रीय साझा बाजार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर ध्यान रखता है। मतलब अब जो है ना, जो पहले मार्केट में आपको कई जगह टैक्स लगता था, अब एक ही जगह लग रहा है, आपको एक बार लाइसेंस लेना पड़ रहा है। ये चीज़ें जो इसमें नॉर्मल हो गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए इसमें अगला जो है आपका इनाम है। क्या है आपका इनाम है। अब चूँकि देखिए क्या है ना कि वीडियो तो 1 घंटा का हो गया है, तो अब जो अभी देखिए इसमें बहुत सारा टॉपिक बन, अभी देखिए इसमें लगभग 56 पेज है। इसमें इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारा टॉपिक अपने को करना है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जितना भी इनाम बच गया है, अभी देख लीजिए इनाम बचा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बचा है, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जो है ना इसमें हम लोग एमएसपी पढ़ना, जो सबसे बर्निंग टॉपिक अभी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पढ़ेंगे। इसमें कैसे क्या इसका लाभ है, क्या हानि है, सरकार ने कैसे इसको लागू करती है, वो पढ़ना है अपने को। फिर इसमें जो है ना इसके बाद जो है हमको इसमें कवर करना है आपका ये क्या कहते हैं, जो एमएसपी हो ही जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर जो है ना इसमें हम करने जाएंगे ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट करेंगे, कैसे कैसे का क्या समस्या है, क्या इसमें स्कोप है भारत में, बिहार में इसको करना है हमको। ये भी इम्पोर्टेंट, एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है, एक बार पूछने का चांस ये भी बनता है। फिर जो है ना यहाँ पे अगला जो है आपको एक टॉपिक और होगा, एक नीचे जो है ना, नहीं हाँ यही टॉपिक है, एक टॉपिक कोई और होगा। हाँ ये खाद्य सुरक्षा जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा एग्जाम में 63 में पूछा है, और भी आगे पूछने का चांस है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया और भी नीचे चला गया है। ये हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना।
तो अभी इसमें लगेगा एक मतलब कि 1 घंटा का और वीडियो हम बना देंगे, बाकी और भी कुछ कुछ टॉपिक्स में जोड़ देंगे जो भी छूटा हुआ है, ठीक ना, बिहार का भी जोड़ देंगे। हाँ, बाकी कृषि जितनी योजनाएं हैं देखना, जितना कृषि पूर्व क्या योजना है, कृषि बाद क्या योजनाएं हैं, फिर बिहार सरकार का क्या योजना है, देखें कृषि रोड मैप है, ये सब हम जिक्र जो है ना, कृषि रोड मैप है, दूसरा है, तीसरा है, इस सब को जो है हमने आपको बारी बारी से चीज़ों को बेहतर ढंग से बताएंगे। लेकिन अब हम लोग इसको देखेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको जो है ना आप लोग वीडियो देखिए, ठीक ना, और विश्वास रखिए कि जो जिस तरह से मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरह कंटेंट आपको और भी कहीं नहीं मिलेगा। आपको अब किसी किताब या किसी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को नोट बना लीजिए, इसी को मल्टीपल टाइम पढ़िए। इससे बाहर क्वेश्चन जो है ना मेरे उम्मीद से नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं। हाँ, बस इसको आप बार बार पढ़ते रहें, ठीक ना। बाकी जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, डेटा फेट लिखना है, मेंस 67 68, वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। बाकी LSW, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी आप आराम से टेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। और 1 नवंबर से 50 दिन का जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए भी आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अभी इकोनॉमी का मैं कोशिश करूँगा, देखिए अभी तो एक वीडियो हाफ हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो को पूरा करेंगे और उसी के साथ हम बिहार का भी आपको कृषि पढ़ा देंगे। किससे? अभी इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण बिहार पे, ठीक ना। तो इसको करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।